ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड जो सेक्शन है वो क्या है कि ऐसे ज़्यादा पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट है वो लगाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, पिरामिड का जैसे मतलब तो ये होता है कि पिरामिड एक प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है कि पिरामिड के अंदर हम जो भी इकोसिस्टम दिया हुआ होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो ये होता है कि इसका जो बेस होता है ना, कोई भी पिरामिड अपन चाहे अपन नंबर का बनाए, है ना, बायोमास का बनाए, एनर्जी का बनाए, कोई सा भी बनाए, तो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, जो बेस होता है, वहाँ पे हमेशा ये अपन प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, है ना। वो अलग चीज़ है कि संख्या बायोमास उनका कम है या ज़्यादा है, वो अलग चीज़ होती है। बट बेस हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है। उसके बाद में हम जो हर्बीवोर्स हैं उनको लेते हैं, फिर कार्निवोर्स हैं, फिर टॉप कार्निवोर्स हैं। इस प्रकार से हम इनको अरेंज करते हैं कि ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो ट्रॉफिक लेवल ये 1 होता है और ये लास्ट होता है। तो हमेशा ही पिरामिड्स हैं उसमें जो भी इश्यू होता है ना, कि जो भी अपन कंसर्न करेंगे, चाहे हम कोई सा भी बना रहे हो, तो स्टार्टिंग में अपन बेस लेते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर हमारा जो अपेक्स कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर होता है फूड चेन के अकॉर्डिंग, वो अपन लेते हैं। एक दूसरा एंगल ये होता है कि नेचर के अंदर जैसे इकोसिस्टम होता है तो इकोसिस्टम अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है। पर्टिकुलर जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, जैसे पॉन्ड बोला गया है तो हम केवल पॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करते हैं, है ना। जैसे ट्री बोला गया है तो ओनली अपन एक सिंगल ट्री को लेके करेंगे, और फॉरेस्ट बोला गया है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। कि क्वेश्चन में क्या है, अगर ट्री है तो अपन ट्री के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करते हैं, चाहे अपन जो भी मैटर अपन कर रहे हो। अगर फॉरेस्ट है तो फिर अपन बहुत सारे ट्री, यानी कि पूरा फॉरेस्ट है, उसको लेके अपन को काम करना होता है। तो गलती अपनी दो ही जगह पे होती है कि या तो हम जो सिचुएशन है उसको जैसे अप्लाई करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उसका कोई ऐसा फैक्ट होता है जो फैक्ट उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है पर्टिकुलर पिरामिड का, वो हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। तो चलो इसमें अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक तो अपन से यही पूछा जाता है कि जो पिरामिड्स हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि पिरामिड्स किन के द्वारा दिए गए, तो ये नाम आता है चार्ल्स एल्टन का, है ना। ये नाम है चार्ल्स एल्टन। तो 1927 के अंदर चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले जो पिरामिड्स हैं, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, उनका इस्तेमाल किया। और किसी भी इकोसिस्टम का जो ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वो एल्टन की है, ठीक है। और एल्टन के रिस्पॉन्स में ही पिरामिड्स को कई बार एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया कि हमें हिस्टोरिकली पता होना चाहिए कि चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पिरामिड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे। देखो, इसके बाद में ये है कि जैसे पिरामिड की बात करें तो उसमें जैसे बायोमास का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो बायोमास को लेके जो कंसिडरेशन है वो साइंटिस्ट अलग हैं। ये है बोर्डेनहैमर, ठीक है। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। और फाइनली क्या होता है कि जैसे पहले संख्या का पिरामिड है, फिर बायोमास का पिरामिड है, और फिर किसी भी इकोसिस्टम में क्या चल रहा है उसका फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। यानी कि एनर्जी के जो फॉर्म पिरामिड्स अपन बनाते हैं उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी इकोसिस्टम की। तो सबसे लास्ट में जो आइडिया आया है वो एनर्जी का आया है ना, उसको अपन प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक लेवल में क्या बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, वही एज ए अवेलेबल फूड एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो प्रोडक्टिविटी या एनर्जी लेवल का जो आइडिया है वो जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हचिंसन और एक है लिंडेमैन। तो हचिंसन और लिंडेमैन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले नंबर का पिरामिड है, चार्ल्स एल्टन का है, फिर बोर्डेनहैमर ने बायोमास के बारे में जो कंसर्न है वो उसमें ऐड कर दिया, और फाइनली जो हचिंसन और लिंडेमैन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके एनर्जी वाले जो पिरामिड्स हैं उनकी कॉन्सेप्ट दी गई।
तो ये तो अपने पास रहा कि अपन को हिस्टोरिकली ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, इन ए ट्रॉफिक लेवल, यानी कि अपन जब पिरामिड बनाएंगे तो उसके अंदर ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में कितनी एनर्जी है तो अमाउंट इस्तेमाल होती है। एक होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो नहीं है ये, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो ये नहीं है। तो अमाउंट कितनी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो बाय कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि एनर्जी के पिरामिड, जैसे संख्या के पिरामिड में संख्या कितनी है, बायोमास के पिरामिड में बायोमास कितना है, वैसे ही एनर्जी के पिरामिड का मतलब है कि अमाउंट से होता है, ना कि रेट से होता है। तो ट्रांसफर से कनेक्शन नहीं होता है ना, किसी भी इकोसिस्टम में कितना एफिशिएंटली या लेस एफिशिएंटली एनर्जी जा रही है वो नहीं बताते है ना, वो अपन अमाउंट्स में बताते हैं। हालांकि अमाउंट से सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगले ट्रॉफिक लेवल में अगर ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़िया होने पे ही जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो इकोसिस्टम की सारी हालत उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो इसके बाद में दूसरा मैटर ये आता है कि जो हमारे एनर्जी के पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा ही है ना, जैसे अपन बात करेंगे कि कोई भी अपन इकोसिस्टम ले लें, कोई भी फूड चेन ले लें, सभी के लिए जो पिरामिड है वो अपराइट बनता है। अपराइट का मतलब सीधा पिरामिड बनता है। सीधा का मतलब होता है कि ये जो हमारी सैप होती है ये अपराइट सैप होती है, कि नीचे से ये पिरामिड है वो ब्रॉड होते हैं और ऊपर से ये पिरामिड है वो नैरो होते हैं। तो एनर्जी की जो अमाउंट है या हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है वो कम होती जाती है ना, क्योंकि अपना जो थिनिंग लो है, स्लो-बोडकिन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है, टेरेस्ट्रियल में तो बिल्कुल ये लगभग फॉलो होता है, और एक्वेटिक के अंदर भी काफ़ी सारी अमाउंट है एनर्जी की वो चली जाती है। तो अपराइट ही होते हैं है ना, किसी भी सूरत के अंदर हम इनको इन्वर्टेड या कोई दूसरी सैप नहीं लेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा सिंपल है कि हमें इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। हमारे पास एक थिनिंग की कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ट्रांसफ़र है वो एफिशिएंट नहीं होता है, बहुत सारी एनर्जी है वो लॉस्ट भी होती है, मेटाबॉलिक कॉस्ट है उसमें भी लग जाती है। तो चाहे अपन कोई सा भी इकोसिस्टम लें, एनर्जी की जो अमाउंट है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर कम होती चली जाती है ना, इसमें कहीं भी कोई अपन को वेरिएशन या कोई भी दूसरा कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट ये तरीका होता है कि ये लगभग पूछा भी नहीं जाता क्योंकि ये क्लियर होता है। अब देखो इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है बायोमास का। और मोस्टली जो गलती होती है पेपर को अटैम्प्ट करने में वो इसी लेवल के होते हैं, क्योंकि बायोमास को लेके जो समझ होती है अपनी कि अपन बायोमास को क्या मानते हैं या बायोमास क्या चीज़ होती है, या कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें अपन बायोमास को कैसे लगाएंगे, अप्लाई कैसे करेंगे ना, तो ये जरूरी होता है। देखो पहले अपन बायोमास को समझ लेते हैं कि बायोमास का मीनिंग क्या होता है। देखो बायोमास है, बायोमास इज द मास ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है ना, किसी अकेले का वेट जैसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि कोई भी आपका एरिया हो, कोई भी आपका इकोसिस्टम हो है ना, जैसे आपने फॉरेस्ट बोल दिया, अब फॉरेस्ट के अंदर जैसे अपन प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे तो बड़े ट्रीज हैं, तो कितने ट्रीज है ना, ऑर्गेनिजम्स का मतलब वहाँ पे वो संख्या आ जाएगी ट्रीज। अगर आपने पॉन्ड लिया तो फिशेज हो गई है ना, और कोई फाइटोप्लैंक्टन लिया तो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। ऐसे तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं है ना किसी भी इकोसिस्टम में, तो किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मास होता है। मास का मतलब एक प्रकार का ये होता है वेट, वजन जो होता है ना वेट होता है। ओके, तो बायोमास है ना, जैसे अपन कहेंगे कि जैसे आपने ट्री इकोसिस्टम ले लिया तो उसमें क्या है कि ओनली प्रोड्यूसर के नाम पे एक सिंगल ट्री है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, सिंगल ट्री ही होगा। या आपने के तालाब के अंदर बड़ी फिश है वो एक फिश ही है, तो वहाँ पे वो सिंगल फिश का जो मास है वो काउंट होगा, राइट। तो
तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर आप बर्ड्स ले रहे हैं तो सारे बर्ड्स हैं वो काउंट करने पड़ेंगे, राइट। तो कौन सी कंडीशन है उसमें ट्रॉफिक लेवल में कौन आ सकते हैं और कौन सी फूड चेन आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो मास है वो काउंट करना होता है कि बायोमास एक्चुअल में क्या होता है, मास होता है ना। बाकी ये तो वो सेम ही बात है कि अपन किसी भी इकोसिस्टम में गिवन टाइम के ऊपर जो बायोमास होता है या जब अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, तो फाइटोप्लैंक्टन का जो मास है ना, वो जूप्लैंक्टन ने नहीं खाया उस समय का काउंट करना है ना। ऐसे ही बड़ी फिश है तो वो छोटी फिश उसको एनगल्फ नहीं कर ले उससे पहले, यानी कि नॉर्मल कंडीशन मानते हुए अपन उनको काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे अपन इसमें और देख सकते हैं कि बायोमास कैन रेफर टू स्पीसीज बायोमास। अब देखो ये चीज इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि मान लो कि आपको कोई ऐसी फूड चेन अप्लाई करनी है जिसमें पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज ही आपको लेनी है ना। जैसे आपको टाइगर ही लेना है तो टाइगर ही लेना है तो क्या हो जाएगा कि आप दूसरे जो कार्निवोर्स हैं उनको हटा देंगे, तो केवल टाइगर का बायोमास है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यूज तो कुछ भी नहीं होते हैं, वैल्यूज अपने पास होती भी नहीं है, हम केवल कल्पना करते हैं कि जैसे बड़ी फिश है तो उनका बायोमास कितना होगा। अब कितना होगा मतलब एक बड़ी फिश का साइज कैसा होता है छोटी के कंपैरिजन में, और उनकी संख्या है वो छोटी से क्या होती है, कम होती है। तो दोनों चीज़ें लगानी पड़ती हैं, राइट। तो हम किसी सिंगल स्पीसीज के ऊपर भी रह सकते हैं, है ना, या हम एक से ज़्यादा स्पीसीज को भी ले सकते हैं। अगर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर सारे जैसे हर्बीवोर्स हैं तो हर्बीवोर के अंदर अब कैट भी, वो आपका जो काऊ है वो भी आ जाएगा, दूसरे कैटल्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, राइट। या फिर कई बार आप कम्युनिटी बायोमास को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दो डिफरेंट कम्युनिटीज कंपेयर करनी हो तो कम्युनिटी का मतलब सारे ट्रॉफिक लेवल आ जाते हैं। स्पीसीज लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज को आप ले सकते हैं और पूरी कम्युनिटी को ले सकते हैं। वैसे जो मास होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मास होता है वही अपन बायोमास के रूप में काउंट करते हैं। थोड़ा और समझ लीजिए कि द मास कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि जो भी अपन बायोमास बोल रहे हैं, वेट बोल रहे हैं, वो क्या है ना, एज द एवरेज मास पर यूनिट एरिया। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है आप लोगों के समझने के लिए कि जैसे हम कोई भी इकोसिस्टम लेंगे तो उसमें इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया। अब जैसे मान लो आपने ओशन ले लिया, सपोज आप ओशन के बारे में कुछ बता रहे हो, तो अब ओशन में आप कितना बड़ा लोगे, है ना। ओशन की तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप ओशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, अब इनको कल्पना भी करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। इशू ये आता है। तो आपको क्या करना होता है, एक एरिया माइंड में लाना होता है कि जैसे मान लो कि आपने, है ना, 1 किलोमीटर का एरिया काउंट कर लिया, है ना, या आपने 100 मीटर का एरिया कल्पना कर ली, या फॉरेस्ट लिया तो फॉरेस्ट का मतलब आपने एक किलोमीटर का एरिया मान लिया कि इतना बड़ा जंगल है, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, और फिर उनका एवरेज मास लेना होता है। ये सारा देखो कैलकुलेट वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, कहीं कोई वो ऐसा वैल्यू दिया हुआ नहीं होता है, सारा केवल अपन को सोच के करना पड़ता है, राइट। तो इकाई क्षेत्रफल आप ले सकते हैं, ठीक है, या क्या हो सकता है, और एच टोटल मास इन द कम्युनिटी। कई बार क्या होता है कि आपको जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है तो केवल आपको सिंगल ऑर्गेनिज्म ही लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन इसके अंदर ट्री हैं, जैसे आपने सवाना ले लिया, ग्रासलैंड है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ट्रीज हैं वो बहुत कम है, इक्के दुक्के हैं, रेयरली होता है। तो अगर आप उस लेवल पे जाके कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग कम भी हो जाता है। तो डिपेंड करेगा कि आपका कंसिडरेशन किस प्रकार का है, आप कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, और फिर वहाँ भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म खूब सारे हैं, है ना, तब तो आप उनके वेट को काउंट करेंगे यूनिट एरिया वाइज। या फिर आपके पास सिंगल है ऑर्गेनिज्म तो आप उसका डायरेक्ट जो वेट है उसको काउंट कर सकते हैं। वेट में थोड़ा सा आप और ध्यान दे सकते हैं कि जो अपन मास की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में फ्रेश वेट होता है ना। जैसे आपने कहा कि ये मतलब इंसेक्ट है, इसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को बाद में ये स्नैक खा रहा है, तो हम उनका जो वजन है उसको फ्रेश वेट के रूप में लेते हैं कि ड्राई वेट काउंट नहीं होता है, फ्रेश वेट काउंट होता है।
तो अगर अपन जो भी सोचेंगे तो उसमें ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है तो वो जिंदा है तो उसमें पानी भी है, लिविंग है वो, फ्रेश वेट उसका काउंट होता है, ड्राई वेट काउंट नहीं होता है। तो बायोमास वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा जो सोचने का तरीका है वो स्पेशल होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा जो ना डाउट्स हम वो रहते हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा यहीं से आते हैं। हाँ देखो, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं कि कॉमनली बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब देखो थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिमाग को लगाना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप पॉन्ड लेंगे तो भी चलेगा, आपके पास कोई लेक है तो भी चलेगा, ठीक है ना, या आप कोई ओशन ले रहे हैं, है ना, ओशन का पार्ट ले रहे हैं तो भी सेम है वो ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट तीनों पे आप कॉमनली लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ अपन बायोमास के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सबसे नीचे अपन को प्रोड्यूसर लेने होते हैं, यस, ये हमने प्रोड्यूसर ले रखे हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, छोटे छोटे एल्गी हैं, है ना, वो फाइटोप्लैंक्टन्स वो प्रोड्यूसर्स हैं। और उनको खाने वाले होते हैं वो होते हैं जूप्लैंक्टन्स। अब यहाँ पे आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट लगानी होती है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनका स्मॉल साइज होता है। देखो प्रोड्यूसर हमेशा ही छोटे आकार के होंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ग्रासेज हैं वो ग्रास ऊपर से बड़ी हो सकती हैं, है ना, जैसे आप यहाँ पे कोई इंसेक्ट लेते तो हमारा ट्री है वो तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के केस के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो छोटे होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रैपिड ग्रोथ करते हैं। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे एल्गी हैं जो बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब फास्ट ग्रोथ करने पे तो इनका बायोमास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनका बायोमास कम होता है। कारण क्या है? कारण ये कि दिन भर के अंदर पर डे यानी कि 24 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमेशा यही हालत होती है कि पर डे फाइटोप्लैंक्टन में जितनी ग्रोथ होती है उसको जो प्लैंक्टन्स हैं वो ईट कर जाते हैं। यानी कि आपको ये सोचना है कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ तो बहुत करते हैं लेकिन उतने फाइटोप्लैंक्टन बचते नहीं हैं, क्योंकि जो प्लैंक्टन्स हैं वो उनको खा जाते हैं। और जो प्लैंक्टन खाएंगे तो जो प्लैंक्टन का जो बायोमास है वो ज़्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा है। तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, रैपिड ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन रेट हाई होती है, लेकिन बायोमास कम होता है क्योंकि जो प्लैंक्टन्स हैं वो उनको ईट आउट कर देते हैं तो उनका सफाया हो जाता है। तो जो प्लैंक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अपन क्या देखेंगे ज़्यादा होता है। अब जो प्लैंक्टन को खाने वाली जो छोटी फिशेज हैं ना उनका बायोमास कम है, फिर और बड़ी फिशेज हैं उनका बायोमास कम है क्योंकि नंबर कम हो जाता है, कि जो सपोर्टेड नंबर है वो कम होता चला जाता है क्योंकि पिरामिड नंबर का नहीं है। तो हम बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या है कि जितने जू प्लैंक्टन्स हैं छोटी मछलियां उनसे कम होंगी और उनसे बड़ी मछलियां और भी कम होंगी। तो ऐसे आपको 2-3 चीज़ें एक साथ लगानी पड़ती हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो पिरामिड है उसकी शेप में आपको ध्यान देना है कि जो बेस है फाइटोप्लैंक्टन का पार्ट है वो जू प्लैंक्टन से छोटा होता है, बाकी जो पिरामिड का पार्ट है वो सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक बड़ा इश्यू आता है, तो जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब अपन एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लेते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे अपन ने ग्रासेज ले लिया, प्रोड्यूसर्स के रूप में अपने ग्रासेज ले लिया। अब ग्रासेज का मतलब वो ये कि आप जैसे टोटल फाइटोप्लैंक्टन काउंट कर रहे थे वैसे टोटल ग्रासेज काउंट होंगे, है ना, टोटल ग्रासेज। तो किसी भी एरिया के अंदर टोटल ग्रासेज कितनी है ना, जैसे आपने कोई भी कल्पना कर ली कि ये आपका फील्ड है तो उसमें घासें लगी हुई हैं, तो वो तो हो गया आपका प्रोड्यूसर लेवल। तो उनका बायोमास ज़्यादा है कि टोटल घासों को आप जोड़ के उसका वजन करो बहुत ज़्यादा है, और उनके ऊपर जो टिड्डे हैं
उनका वजन कम है, और उन टिड्डों के ऊपर जो माउस हैं उनका वजन कम है, और उनके ऊपर जो स्नैक्स हैं उनका वजन कम है, यानी कि उनकी संख्या भी कम होती चली जाती है, नंबर कम होता चला जाता है। तो फिर अकॉर्डिंग जो टोटल बायोमास है कि उतने से एरिया में कितने स्नैक होंगे, थोड़े से ही होंगे, और माउस कितने होंगे, चूहे कितने होंगे, और ज़्यादा होंगे, ग्रास ऊपर कितने होंगे, और ज़्यादा होंगे, ग्रास से और ज़्यादा होंगे। संख्या की हालत भी यही होती है, लेकिन आप संख्या नहीं बता रहे, अपन यहाँ पे बायोमास बता रहे हैं। तो बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा, अपने पास अपराइट बनेगा। ओके, इसके बाद में अपन आगे बढ़ के एक ट्री के बारे में भी सोच सकते हैं कि कोई ट्री का जो बायोमास पिरामिड है वो कैसे बनेगा। अब ट्री को अगर आप एक प्रोड्यूसर के रूप में लेके चलेंगे, सिर्फ ट्री आपने प्रोड्यूसर ले लिया, तो ट्री का जो बायोमास है वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो टॉप कंज्यूमर है वो बहुत ही कम है संख्या के अंदर, उनका बायोमास, टोटल बायोमास जो है वो सबसे कम होगा। तो ये भी कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। यानी कि आपको ध्यान देना है कि अब आपको संख्या जो है ना, जैसे एक यहाँ तो केवल सिंगल काउंट करना पड़ेगा कि ट्री का पिरामिड बोला गया तो आप सिंगल को काउंट करेंगे। उसके बाद में फाइनली आप फूड चेन है उसको सोच सकते हैं कि ये एफिड्स हैं, है ना, फिर छोटे बर्ड्स हैं, फिर कार्निवोर टॉप बर्ड्स हैं। तो कॉन्सेप्ट आपकी क्या कहती है, या कौन सी फूड चेन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बायोमास है वो संख्या के रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब जो अपन कर रहे थे ना कि जैसे आपने कोई एरिया मान लिया, कि आपने कोई एरिया मान लिया, वो आप अब यहाँ नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से बता दिया गया है कि आपको एक ट्री के लिए बनाना है। तो आपका सारा काम एक सिंगल ट्री के ऊपर जो सपोर्टेड है उससे चलेगा, राइट। ठीक है, चलो इसके बाद में हम एक स्टेप आगे जाके अब एक एग्जांपल लेते हैं, वो है डिट्राइटस फूड चेन का। देखो डिट्राइटस फूड चेन में क्या होता है कि जैसे आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो कि डिकम्पोज हो रहा है, वहां से ये स्टार्ट होती है। तो उसको डिकम्पोज करने वाले कौन है, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, डिट्राइटोवोर्स हैं। यानी कि जैसे आपके फंजाई हैं, है ना, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये सब वार्म्स हैं, जैसे कि आपके कैचुआ हो गया, अर्थवार्म हो गया, है ना, मिलीपीड वगैरह हो गए, ये सब है। तो अब इनका बायोमास देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको खाने वाले, है ना, जैसे कि आपके स्मॉल बर्ड आपने ले लिया, है ना, फिर उसके बाद में आपने ले लिया कि कोई लार्ज बर्ड है कार्निवोर, वो आपने अप्लाई कर दिया, ओके। तो अब हमें एक एरिया काउंट करना पड़ेगा कि आपके पास कोई एरिया है, उसके अंदर डिकम्पोजिशन ये सब चल रहा है, डिट्राइटोवोर्स वो सब है। तो वो संख्या में बहुत ज़्यादा, नंबर तो इनका बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। ये फंजाई हैं, बैक्टीरिया, उनका नंबर बहुत बड़ा, लेकिन उनका बायोमास बहुत कम होता है। तो बायोमास इनका स्मॉल हो जाएगा, और फिर इन बर्ड्स का उससे ज़्यादा है, और लार्ज बर्ड है ना, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो सकते, थोड़े से सपोर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है वो फिक्स है। अब देखो आपने इससे पहले एनर्जी फिक्स की कभी बात ही नहीं की, लेकिन अब आपको यहाँ करनी पड़ रही है। तो एनर्जी फिक्स होने से क्या होगा कि स्मॉल बर्ड आप कितने एक सपोर्ट कराओगे, ज़्यादा नहीं करा सकते। लार्ज बर्ड है वो भी कितने सपोर्ट कराओगे, वो एक दो ही कराओगे, और वो भी क्या, माइग्रेटरी है, वहाँ के खुद के तो है ही नहीं वो। तो ऐसा थोड़ी कि वो बर्ड केवल उसी जगह से उसका काम चल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी साइज इतनी बड़ी है कि उसको तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम में वो तो फूड वेव का हिस्सा है, राइट। लेकिन अपन को अप्लाई तो करना पड़ रहा है वहाँ पे कि हम इस लाइन बनाना चाहते हैं, उसमें वो आ जाता है, तो वो कहीं और से भी आ सकता है। तो ऐसे आपको जो आपके थिंकिंग के तरीके हैं ना वो अप्लाई करने पड़ते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो केस आएगा उसमें क्या होगा कि मैटर है वो डिफरेंट हो जाएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा, ओके। तो ग्रेजिंग की बात होती है, नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं बोला जाता तो ग्रेजिंग ही अप्लाई करनी होती है।
या आपको पर्टिकुलर बोल दिया जाए कि जैसे लैक इकोसिस्टम है तो अब आप फिर लैक के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, या आपको पर्टिकुलर ग्रासलैंड बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, या डिट्राइडस बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। चलो अपन आगे बढ़ के और फिर अपन नेक्स्ट लेवल जो होता है कि अपन नंबर के पिरामिड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर ये क्या है कि जो एक प्रकार का बेसिक एंगल होता है पिरामिड बनाने का, सिंपल एंगल होता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे पहले अपन ले लेते हैं कि जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम लिया, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं उसमें अब नंबर का पिरामिड जैसे अप्लाई करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट नंबर है। अभी अपन बायोमास की बात कर रहे थे तो बायोमास उनका जो प्लैंक्टन से कम था, लेकिन संख्या की बात करेंगे तो संख्या ज़्यादा है क्योंकि उनका साइज जो है वो जू प्लैंक्टन से छोटा होता है। इनके एक एक एल्गी की सेल है वो ऑर्गेनिज्म के बराबर है, तो वहाँ उस कारण से क्या है कि हमारा नंबर बहुत बड़ा है। बायोमास तो बड़ा नहीं होता है लेकिन नंबर क्या है, बहुत बड़ा होता है। फिर सपोर्टेड जू प्लैंक्टन का नंबर और कम हो जाएगा, है ना। एनर्जी ट्रांसफ़र है वो 10% रूल आप फॉलो कराते रहेंगे, थिनिंग लगाते रहेंगे, तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाइड्रोफिक लेवल पे सपोर्टेड नहीं होंगे। तो हमारा पिरामिड कैसा बनेगा, अपराइट। ठीक है, ऐसे आप ग्रासलैंड का बनाते हैं, फॉरेस्ट का बनाते हैं तो नंबर ऑफ ग्रासेस ज़्यादा है, फिर उनके ऊपर ग्रास होपर्स, माइस, स्नैक्स, इनका नंबर क्या है, कम हो जाता है। सपोज आप एक फॉरेस्ट बनाते हैं, जैसे पहले एक बार ट्री की बात कर लेते हैं कि अगर हमने एक ट्री के लिए फूड चेन बनाई ना, ट्री हमने एक इकोसिस्टम ले लिया सपोज, और फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, नंबर का पिरामिड बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के नाम पे केवल एक ट्री है। अभी ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स कई सारे हो सकते हैं। अब इंसेक्ट को खाने वाले जो बर्ड्स हैं और फिर टॉप कार्निवोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। इंसेक्ट्स का नंबर है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, बर्ड्स का नंबर है ना, वो फिर दोबारा से कम हो जाएगा, लेस, और टॉप कार्निवोर्स इनका नंबर लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सैप है कि नीचे से ये छोटा है ना, फिर बड़ा है, और फिर ऐसे सैप भी आ सकते हैं, राइट। तो सिंगल ट्री लेंगे तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। अब आप उसके ऊपर क्या ले रहे हैं, अगर सपोज इसी को अपन चेंज करके जैसे पैरासिटिक फूड चेन अपन ले लें सपोज, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग एंगल है। पैरासिटिक फूड चेन मान लो आपने ले ली, तो उसमें क्या हो गया, उसमें जैसे आपके पास कोई भी प्रोड्यूसर्स है ना, ट्री आपने ले लिया, अब ट्री के ऊपर कोई फंगस लगा है ना, और फंगस के ऊपर क्या है, कोई बैक्टीरिया है ना, और उनके ऊपर क्या है, कोई वायरसेज हैं, ओके। जैसे क्या होगा कि ट्री तो हो गया होस्ट और फंगस क्या हो गया, पैरासाइट, है ना। बैक्टीरिया उसके ऊपर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो फंगस को ईट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, वो सुपर पैरासाइट है ना, और ये वायरसेज हैं, ये भी सुपर पैरासाइट। तो अगर हम ऐसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो जितने सुपर पैरासाइट है उनका साइज उतना छोटा हो जाता है, स्मॉल साइज। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस है तो बैक्टीरियोफाज हो गया, फाजेज है वो, तो बैक्टीरियोफाजेज की साइज है वो बैक्टीरिया से बहुत छोटी होती है, उनका संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर हाईएस्ट होगा फिर इनका, और इसका नंबर है वो सिंगल होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपका पिरामिड है वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा फिर, राइट। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा पर्टिकुलर कंडीशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका फूड चेन है वो आपको इमेजिन करना पड़ता है, और इमेजिन करने के बाद में फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो संख्या के पिरामिड बनाना आसान होता है क्योंकि संख्या अपन ज़्यादा इजीली कल्पना उसकी कर सकते हैं। बायोमास में क्या होता है कि एक एंगल बढ़ जाता है कि उसमें बैकग्राउंड में संख्या चलती है और फिर साथ में आपको उसका जो कंपैरेटिव वजन होता है ना उसको साथ में लेना पड़ता है, राइट। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर का पिरामिड है वो अपन इस प्रकार से बना लेंगे।
और ऐसे अपन बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डिट्राइटस फूड चेन है ना, डिट्राइटस फूड चेन है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, माइक्रोब से स्टार्ट होने वाला है। ये जो माइक्रोब्स हैं जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनका नंबर हाईएस्ट होगा, तो हमारा बेस सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा, तो बेस चौड़ा होगा। और फिर आप उसके ऊपर टॉप बर्ड्स लगाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उनको फिर स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो खा रहे हैं, फिर उनको छोटे बर्ड्स खा रहे हैं, फिर वो टॉप कार्निवोर खा रहे हैं, तो लार्ज बर्ड जो है उनकी संख्या कम है, लेस इन नंबर, है ना, लोवेस्ट कर दीजिए, लोवेस्ट इन नंबर, और ये होगा हाईएस्ट इन नंबर। ठीक है, ऐसे मान लो कि आप पॉन्ड का बना रहे हो, तो पॉन्ड के अंदर जो नंबर है वो हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स उनका सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ी फिशेज हैं उनका नंबर है वो छोटा होगा, तो अपराइट बनेगा। सिंगल ऑर्गेनिज्म लेंगे तो उल्टा हो सकता है ना, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिंगल लिया है, छोटी संख्या कब हो सकती है, छोटी छोटी संख्या जब आपने सिंगल लिया है, एक लिया है, सिंगल ट्री लिया है, सिंगल ऑर्गेनिज्म लिया, तो हो सकता है।